गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को फॉलो कर रहे हैं और अभी तक मैंने अलग अलग 8 पार्ट्स बनाए हैं। आज हम उसका पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। और बच्चों, पेज नंबर आपकी हिस्ट्री बुक का पेज नंबर है बेटा 13, पेज नंबर 13, फर्स्ट पैराग्राफ। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848, यानी 1830 से लेकर के 1848 के बीच में जो ये 18 ईयर्स हैं, इन 18 ईयर्स में कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई, कहाँ कहाँ पर कौन से इवेंट हुए, इंसिडेंट हुए, इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इसलिए डिस्कस करेंगे बच्चों क्योंकि ये जो भी इंसिडेंट हुए होंगे वो डेफिनेटली यूरोप को नेशनलिज्म की तरफ ले जा रहे थे, तो इनको डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. जैसे जैसे जो कंजर्वेटिव राजतंत्र थे वो अपनी शक्ति को और संग्रहित कर रहे थे, कंसोलिडेट कर रहे थे, एकत्रित कर रहे थे या और ताकतवर बनते जा रहे थे, उदारवाद और राष्ट्रवाद ये क्रांति से जुड़ता जा रहा था। या ये कह लो कि जो उदारवादी और राष्ट्रवादी थे वो क्रांति की गतिविधियों में लिप्त थे यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में, चाहे वो इटालियन और जर्मन स्टेट्स हों या ऑटोमन साम्राज्य के प्रांत हों, आयरलैंड हो या फिर पोलैंड हो। दीज रिवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदार राष्ट्रवादी लोग कर रहे थे, बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो कि पढ़े लिखे एलीट मिडिल क्लास थे, पढ़े लिखे भद्र जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जिनमें कि एमंग होम वर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस, जिनमें मुख्य रूप से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, दफ्तरों में काम करने वाले क्लर्क्स और जो व्यापारी वर्ग था, उद्योगपति वर्ग था, जो उद्योगों से, बाज़ार से, मार्केट की एक्टिविटी से जुड़े जो मिडिल क्लास के लोग थे, ये लोग थे इस क्रांति में। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। और जो पहली जो क्रांति हुई वो फ्रांस में जुलाई 1830 में हुई। कैसे? The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. हुआ क्या कि जो मैंने पिछले पार्ट में और पिछले हमने पेजेस में, पैराग्राफ्स में हमने डिस्कस किया कि 1815 में जो ट्रेटी ऑफ वियना हुई थी उसमें तुम लोगों को मैंने बताया था बच्चों कि नेपोलियन के मारे जाने के बाद फ्रांस की जो राजगद्दी है वो बॉर्बन डायनेस्टी के एक वंशज को दे दी गई, यानी उसको राजा बना दिया गया था। ठीक है, लेकिन 1830 में क्या हुआ, जो फ्रांस के लिबरल रिवोल्यूशनरिस्ट, जो उदारवादी और जो स्वतंत्रतावादी क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने उस राजा को 1830 में हटा दिया, सिंहासन से हटा दिया,
राजगद्दी से हटा दिया और उन्होंने एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। और उसका जो हेड बना वो बना लुइस फिलिप, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब बच्चों ये होता है, मोनार्की का मतलब तो मैंने कई बार बताया आपको इस चैप्टर में, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र यानी राजा का शासन। लेकिन जब राजा को किसी संविधान के दायरे में लाया जाता है, यानी राजा भी ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता, यानी वो अपने से डिसीज़न नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से डिसीज़न नहीं ले सकता, उसको भी कुछ नियम और कानूनों का पालन करना होता है। सरकार से संबंधित निर्णय लेने में नियम और कानून का पालन करना होता है, नियमों का, है ना। तो उसको हम लोग, उस तरह की व्यवस्था को, उस तरह की राज्य व्यवस्था को बच्चों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं, ठीक है। तो लुइस फिलिप इसका हेड बन गया। व्हेन फ्रांस स्नीजेस, मैटरनिच वंस रिमार्क्ड, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। बहुत ही मज़ेदार लाइन है बच्चों ये। तुम लोगों को मैटरनिच तो याद ही होगा, ड्यूक मैटरनिच, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि बहुत कट्टर कंजर्वेटिव था। उसने एक बार कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, अगर फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को ठंडा जकड़ लेता है, यानी पूरे यूरोप के लोग बीमार हो जाते हैं, सबको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है अगर फ्रांस छींकता है तो। बड़ी मज़ेदार बात बच्चों, बड़ी मज़ेदार चीज़ है और इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। कहने का मतलब ये कि कोई भी बवाल, कोई भी क्रांति, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत फ्रांस से ही होती है। और जब शुरू हो जाती है, इतना ही भर नहीं, फ्रांस से शुरू होती है, चलो अगर फ्रांस में ही रहे तो ठीक है, लेकिन मामला हर बार क्या होता है, फ्रांस की जो आइडिया है पूरे यूरोप में फैल जाती है, ठीक है। और उसका पूरा जो प्रभाव, चाहे अच्छा प्रभाव कहो चाहे दुष्प्रभाव कहो, खराब प्रभाव करो, पूरे यूरोप पर पड़ता है। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। और जो फ्रांस में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ 1830 में, उसकी चिंगारी ब्रसेल्स में पहुंच गई। ब्रसेल्स बच्चों वहीं बेल्जियम में है ना, जो कि बेल्जियम, जो कि नेदरलैंड के किंगडम का एक पार्ट था, किंगडम ऑफ नेदरलैंड का एक पार्ट था, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, वो अलग हो गया, है ना। बेल्जियम एक अलग देश बन गया। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। और एक ऐसी घटना जिसने कि पूरे यूरोप के पढ़े लिखे लोगों को मोबिलाइज किया, मोटिवेट किया, उनको उत्प्रेरित किया, एक ऐसी घटना जिसने कि यूरोप के लोगों में और राष्ट्रवाद की भावना को और प्रज्वलित किया और आगे बढ़ाया, तो वो घटना थी ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी ग्रीस, यूरोप में की पुरानी सभ्यता वाला जो देश, यूनान, ग्रीस जिसको बोलते हैं, ग्रीस की स्वतंत्रता का युद्ध, ग्रीस के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध लड़ा। तो अब मतलब गौर करने वाली बात यह है बच्चों कि आखिर ग्रीस को किससे स्वतंत्रता प्राप्त करनी पड़ी, या किस देश ने ग्रीस को अपने कब्जे में ले रखा था। आगे वाली लाइन में हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी से ही ग्रीस ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। बच्चों ये मैं आपको बता दूं कि ऑटोमन साम्राज्य जो है एक इस्लाम को मानने वाले शासक के अंडर में था। मतलब उसका शासक जो था वो मुस्लिम था और उसकी राजधानी टर्की में थी। टर्की बेस्ड एम्पायर था ये, ठीक है। तो ये ऑटोमन साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था और इसने यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा किया था और उसमें ग्रीस भी था, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी, मैं तुम लोगों को अभी आगे की लाइन समझाने से पहले बच्चों थोड़ा सा ग्रीस के बारे में बता देता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं, पहले हम लोग ग्रीस के बारे में। बच्चों ग्रीस जो है, तुम लोगों ने क्लास 6th की हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 7th की हिस्ट्री में पढ़ा होगा
सिक्स्थ की हिस्ट्री में तो डेफिनेटली पढ़ा होगा, जब क्योंकि क्लास सिक्स्थ में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चों। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी 5,000 साल पहले, या फिर 2-2,500 साल पहले जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन थी, वैदिक सभ्यता यानी आर्य समाज, आर्यों की जो सभ्यता, जो आर्यन एज जिसको बोलते हैं हम लोग, जब भारत में थी, उसी समय बच्चों यूरोप में यूनान, ठीक है, यूनान जिसको ग्रीस कहा जाता है, ग्रीस, यूनान, ग्रीस, वहाँ पर भी उस समय सभ्यता थी। वहाँ पर शहर थे, मानवीय सभ्यताएं थी, और हमारा संबंध था बच्चों ग्रीस का ही इलाका। तुम लोगों को अलेक्जेंडर याद होगा, क्लास सिक्स्थ वाला अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग हिंदी में सिकंदर बोलते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में आया था, पोरस से लड़ाई हुई थी। तो वो कहाँ से आया था? वो भी वही ग्रीस के ही तरफ से आया था। जो मैसिडोनिया था वो भी ग्रीस का ही पार्ट था, ठीक है। मतलब उतनी पुरानी सभ्यता, उससे भी पुरानी सभ्यता। तो ग्रीस का अपना एक स्थान है बच्चों, यूरोप में एक सम्मान है ग्रीस का। बाकी यूरोप के जो देश हैं वो ग्रीस का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो सबसे पुरानी सभ्यता वाला देश है ना। जैसे क्या बोलते हैं, हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। जो हमारे गुरु होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यूरोप ना, वो पूरा यूरोप ग्रीस को अपना गुरु मानता था, और अभी भी मानता है ग्रीस की सभ्यता। और ग्रीस बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस भी है बच्चों। अगर तुम जनरल नॉलेज को बहुत पसंद करते होगे तो तुम ज़रूर इस बात का पता लगाना। जो मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछ के छोड़ दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग खुद से खोजना कि फर्स्ट ओलंपिक गेम्स शुरू हुए थे तो वो कहाँ शुरू हुए थे और कब शुरू हुए थे, ठीक है। तुम अपने में ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर इसका आंसर बताना कि फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कहाँ पर शुरू हुए थे और कब शुरू हुए थे, ठीक है। तो बच्चों ग्रीस का बहुत रेस्पेक्ट था, ग्रीस की एक अपनी सभ्यता थी, ठीक है। बाद में जब इस पर ये ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया, ऑटोमन साम्राज्य, अब ग्रीस जो बेसिकली ग्रीस जो था वो एक ट्रेडिशनल, जो क्या बोलते हैं, रोमन कैथोलिक जो क्रिश्चियंस होते हैं, ट्रेडिशनल एकदम, जो चर्च की सत्ता को मानने वाले कट्टर जो ईसाई होते हैं, वो वाला देश, पारंपरिक ईसाइयों का देश ग्रीस, और उस पर कब्जा कर लिया एक इस्लामिक शासक ने। तो डेफिनेटली ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी थी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक मानसिक बंधन हो गया था ग्रीस के लोगों के मन में आ गया था कि यार हम इतने पुरानी सभ्यता वाले देश, हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है और हमारे ऊपर एक विदेशी आक्रमणकारी ने कब्जा कर लिया है। ये भावना ग्रीस के लोगों में जग रही थी, और इसको हवा मिली इस यूरोप में, इस फ्रांस की क्रांति के बाद। तो क्या हुआ अब तुम समझोगे। अब मैं जब आगे बताऊंगा लाइन तो तुम लोग समझ जाओगे कि ग्रीस के लोगों ने क्या किया और क्यों किया। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks which began in 1821. 1821 में जो पूरे यूरोप में जो राष्ट्रवाद की जो क्रांति थी, जब वो फैल रही थी, उसने ग्रीस में भी आग लगाई। किस चीज़ की आग लगाई? स्वतंत्रता के संघर्ष की, जो कि 1821 में शुरू हो गया। Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many. जो ग्रीस में जो राष्ट्रवादी थे, ठीक है, उनको ग्रीस से बाहर रहने वाले जो लोग थे, जिन लोगों को ग्रीस से देश निकाला दे दिया गया था, ग्रीस से बाहर निकाल दिया गया था, उन राष्ट्रवादियों ने ग्रीस में रहने वाले अपने जो हम नागरिक हैं, अपने साथी नागरिकों को बाहर से सपोर्ट देना शुरू किया। और इनमें काफ़ी पश्चिमी यूरोपीय देश के लोग भी थे, क्योंकि उनकी भी सहानुभूति थी, है ना। वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, जिनकी सहानुभूति थी
प्राचीन ग्रीस सभ्यता के प्रति, यानी सब ग्रीस को बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, तो उनकी भी सहानुभूति थी कि नहीं भाई ग्रीस को जो है आज़ाद होना चाहिए। Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. कवि, कलाकार हैं, साहित्यकार, इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके जो है कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और ग्रीस को कहा कि द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी ग्रीस जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना है। ठीक है, यानी ग्रीस ही जन्मदाता है, यूरोप की सभ्यता का जन्मदाता है ग्रीस, तो उसका तो सम्मान है ही। ठीक है, ताकि एक मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ पूरे यूरोप के लोग ग्रीस को आज़ाद करने के लिए संघर्ष करें। ठीक है, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। यहाँ तक कि एक इंग्लैंड का कवि, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, आप लोग जब पढ़ोगे बच्चों इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तब लॉर्ड बायरन को ज़रूर पढ़ोगे। लॉर्ड बायरन की जो कविताएं हैं उनको पढ़ोगे। तो ये जो कवि था, इसने पैसे जुटाए, चंदा जुटाया लोगों से घूम घूम करके, ठीक है, ग्रीस की सहायता के लिए। और इतना ही नहीं, वो खुद भी ग्रीस की तरफ से लड़ने के लिए वहाँ गया, जहाँ पर 1824 में बुखार की वजह से उसकी मृत्यु हो गई फाइनली। और लास्ट में द ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और एक 1832 में एक संधि हुई जिसमें कि ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया बच्चों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। बच्चों ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करूँगा। और आप लोग जो हैं, मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखिए, जो भी ज़रूरतमंद क्लास 10th के बच्चे हैं उनको आप शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं इस चैप्टर के, उनको करिए। और अगर आपको कहीं कोई लाइन समझ में नहीं आई, मतलब नहीं समझ में आया, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करिए। कौन से और आपको चीज़ों को पढ़ना है सोशल साइंस में जो आप चाहते हैं कि हमको ये भी पढ़ना है, इसके भी लेक्चर मैं वीडियो में दूं, ठीक है, तो आप वो ज़रूर मुझे आप सजेशन अपना दे सकते हैं। ओके बेटा, गुड बाय, थैंक्स।